नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत एक और इतिहास बनाने से बस अब बमुश्किल 2 दिन दूर है। पूरा देश दम साध कर उस ऐतिहासिक लम्हे का इंतजार कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 अपने उस पड़ाव पर पहुंचने जा रहा है जिसके लिए उसे तैयार किया गया। बुधवार शाम करीब 5:45 बजे चंद्रयान 3 से भेजा गया विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग करेगा धीरे से। विक्रम लैंडर अभी चांद का चक्कर लगा रहा है ऐसे गोल गोल, और आज वहां उसका चंद्रयान 2 मिशन के तहत भेजे गए ऑर्बिटर से संपर्क स्थापित हो गया। सोचिए, पुराने मिशन का जो एक ऑर्बिटर था उससे नए मिशन के, ये कितना अद्भुत सा क्षण होगा कि मशीनें आपस में बात कर रही हैं, वो भी अंतरिक्ष में। यह ऑर्बिटर 2019 से चांद का चक्कर लगा रहा है ऐसे गोल गोल। आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर उतरते हुए नियंत्रण से बाहर हो गया था और बेहद तेज गति से चांद की सतह से टकराकर नष्ट हो गया था। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए कई तकनीकी सुधार किए गए। इस बार के मिशन को अंजाम देते वक्त यह ध्यान रखा गया है कि मिशन में सबसे ज्यादा गड़बड़ी क्या हो सकती है, किस चुनौती का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ सकता है और उससे कैसे निपटा जाना चाहिए। इसरो के चीफ एस सोमनाथ कह चुके हैं कि विक्रम लैंडर का पूरा डिजाइन ऐसा है कि वो किसी भी तरह की तकनीकी खामी को भी संभाल ले। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर सब कुछ फेल हो जाए, सारे सेंसर फेल हो जाए, कुछ भी काम ना करे, तो भी विक्रम लैंड कर जाए। इस तरीके से तैयार किया गया। तो ऐसी जबरदस्त तैयारी है इसमें। यही वजह है कि दुनिया भी दम साध कर चंद्रयान 3 मिशन पर निगाहें गड़ाए हुए। काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट किया गया है। इसको आप 4 या 5 मेजर इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं। एक तो मेजर इम्प्रूवमेंट ये है कि आपका जो सैटेलाइट ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 मिशन से, अभी और एक ऑर्बिटर नहीं चाहिए। इसीलिए उसका जो मास था, वो मास से थोड़ा निकाल के आप लैंडर में डाल दिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ा फ्यूल मार्जिन बढ़ जाता है, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि फ्यूल से मतलब रन आउट नहीं होंगे हम, फ्यूल रहेगा बेसिकली लैंडर। सेकेंडली, वो लेग जो है, जो टचडाउन के टाइम पे जो लेग होता है उसको थोड़ा स्ट्रांग किया गया बेसिकली, सो दैट वो मास के लिए एडवांटेज हुआ। और वो थोड़ा पे लोड भी थोड़ा आप ज़्यादा ले सकते हैं स्टडी, साइंटिफिक स्टडी के लिए, वो तो मेन एडवांटेज हो गया। और जो फेलियर एनालिसिस के बाद जो हमको मिला था जो कि इंजन का प्रॉब्लम था बेसिकली, तो इंजन का प्रॉब्लम भी रेक्टिफाई किया गया बेसिकली। अभी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा बेसिकली, बार बार टेस्ट किया गया उसको एक्चुअली। सो इंजन का जो थोड़ा ओवर परफॉर्मेंस हो गया था, वो ओवर परफॉर्मेंस अभी नहीं होगा। अगर हो भी गया और अगर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस भी हो गया, उसके लिए थ्रस्ट कंट्रोल रेगुलेशन लॉजिक भी है, तो वो होने नहीं देगा बेसिकली आपको। तो थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी आपको जितना थ्रस्ट चाहिए उतना ही मिलेगा बेसिकली। सो उसका फीडबैक कंट्रोल लूप डाला गया है उसके अंदर। उसके बाद और एक गाइडेंस लॉजिक जो है उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया गया है। उसके हिसाब से तो हमारा लाभ का भी उसमें ही कंट्रीब्यूशन है ज़्यादा। सो उसके एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया गया था कि वो थोड़ा एटीट्यूड का कंटिन्यूटी जो होता है वो नहीं था, गाइडेंस लॉजिक में ही नहीं था। तो आपका एटीट्यूड अगर ऐसा है तो सेकेंड फेज जो स्टार्ट होता है इसे इधर से ही शुरू होना चाहिए, लेकिन वो लॉजिक इधर से डिमांड किया एक्चुअली। जो एटीट्यूड जो मतलब डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे अगर है आपका तो व्हीकल ऐसा है तो आपको ऐसा चाहिए बेसिकली, ऐसे थ्रस्ट है तो ऐसा चाहिए बेसिकली। तो आपको ये जो रोटेशन चाहिए बेसिकली, ये रोटेशन थोड़ा स्लो में था बेसिकली। सो स्लो रोटेशन के हिसाब से जब स्लो डिमांड को मीट नहीं करते आप, तो ये डिमांड भी चेंज होता रहता है बेसिकली। तो धीरे धीरे ये डिमांड भी चेंज होता गया और इसका थोड़ा कैचअप करने के लिए ये भी दौड़ता गया बेसिकली। सो उसके हिसाब से एक फुल राउंड भी हो गया था बेसिकली। तो वो एक राउंड टंबल कर गया था, एक राउंड टंबल हो गया था। ये चंद्रयान 2 की बात है जिसमें विक्रम लैंडर फेल है। तो ये तो आइडेंटिफाई किया गया कि आपका थ्रस्ट कंटिन्यूटी, एटीट्यूड कंटिन्यूटी होना चाहिए। वो गाइडेंस लॉ को इम्प्रूवमेंट किया गया, और गाइडेंस लॉ जब इम्प्रूवमेंट किया जाता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूल लगती है आपको, बट अपॉर्चुनेटली अभी वो फ्यूल ज़्यादा है तो उसको थोड़ा यूज़ किया गया बेसिकली उसमें। और इसमें टेस्टिंग भी ज़्यादा की गई, हॉट टेस्ट, कोल्ड टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, ये सब चंद्रयान 3 में। अभी चंद्रयान 2 के फेलियर की बात जरूर करेंगे।
ये तो है, ऑब्वियसली सबको पता है कि बहुत ज़्यादा हुआ है बेसिकली, और थैंक्स टू इसरो का बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड साइंटिस्ट लोग काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिकली किया है, ऐसे नहीं कि खाली करना पड़ा उनको, जी जान लगा के किए हैं बेसिकली। और आप भूलना नहीं चाहिए कि वो पैंडेमिक टाइम पे भी किए हैं बेसिकली। सो एंटायर कंट्री ओज टू देम बेसिकली द वे दे एक्चुअली डेडिकेटेडली डू दैट। एंड ऑफ कोर्स कोल्ड टेस्ट में आपको थोड़ा पता चलता है कि आपका एल्गोरिदम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंजन नहीं चाहिए उसमें, खाली ड्रॉप करने के बाद आपको हाजर डिटेक्शन होता है कि नहीं, वो कैमरा दिखाता है कि नहीं बेसिकली। और अगर जो लैंडिंग का जो लेग सफिशिएंटली स्ट्रांग है कि नहीं, वो सब तो कोल्ड इंजन को फायर नहीं करना, जरूरत नहीं है बेसिकली। वो हो जाने के बाद आपको हॉट टेस्ट करना पड़ता है कि धीरे धीरे लैंड करेंगे कि नहीं। खाली एक छोड़ देंगे ऐसे तो वो ड्रॉप हो जाता है, राइट। आपको क्रेन से धीरे धीरे वो टेंशन वायर से लेकर धीरे धीरे ड्रॉप करते हैं पहले, बट वो तो नहीं होगा मून में, राइट। तो चंद्र में जब नहीं होगा, आपको थोड़ा इंजन फायर करके देखना पड़ता है, तो उसको हॉट टेस्ट बोलते हैं। सो कोल्ड टेस्ट पहले किया जाता है, हॉट टेस्ट बाद में किया जाता है। और सारे लोग पूछते हैं कि मतलब पूरा ट्राजेक्ट्री क्यों नहीं किया बेसिकली। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है इधर, क्योंकि इधर एटमॉस्फेयर होता है, चांद में एटमॉस्फेयर नहीं है। और इधर चांद में होता है वैक्यूम थ्रस्ट होता है, और तो इधर वैक्यूम थ्रस्ट क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ये सब प्रैक्टिकली डिफिकल्टी जितना आता है उसको देखते हुए इसरो ने मना किया, मतलब ऐसे डिसीजन लिए कि ऐसे करना जरूरी नहीं है बेसिकली। चंद्रयान 2 का तो थोड़ा पहले आपको सोचना चाहिए कि चंद्रयान 2 तो पहला लैंडिंग मिशन था, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी था, इसलिए कुछ नहीं होगा। जब मोटिवेशन होता है तो हम लोग करते हैं कि आराम से हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सक्सेस ओरिएंटेड था इसलिए माइंडसेट, इसलिए थोड़ा ज़्यादा उसको हम स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। सो ज़्यादा स्ट्रेस टेस्ट नहीं किया गया बेसिकली। बट एक बार अगर फेलियर हो गया तो आपको सबके ऊपर डाउट आता है, ये खराब हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अभी अब जो डिजाइन जो हुआ है तो फेलियर मोड में हर एक चीज़ फेलियर हो सकता है, इसी को समझ में रखते, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया बेसिकली, इसलिए आपका टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ है बेसिकली। तो आपने प्रोफेसर राधाकांत की बात सुनी। अब देखिए, ये क्योंकि बहुत टेक्निकल बात थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। मोटी मोटी बात यह है कि वो चांद पे जाके उतर जाएगा, और ये बहुत अच्छी सी एक कोई चीज बाहर हो रही है। लेकिन जो उन्होंने मूल बात बोली वो हमारे आपके जीवन में भी लागू हो सकती है, और वो ये कि इस बार चंद्रयान 3 ये मान के चल रहा है कि मेरा सब कुछ बिगड़ सकता है, एक एक पुर्जा, नट और बोल्ट ये भी बिगड़ सकता है, और उस हिसाब से प्लानिंग की जाए। तो जब आप इस तरीके की तैयारी करते हैं, ये नहीं कि आपने गलती की तो ये बहुत बुरी बात हो गई। चंद्रयान 2 मिशन में जो गलतियां हुई, आपने उन गलतियों से सीखा क्या, वो है चंद्रयान 3। इसको कहते हैं चंद्रयान 3। मोटी मोटी बात आप ये समझ। तो जैसा कि हमने आपको बताया, विक्रम लैंडर को आज चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए एक साथी मिल गया है। इसरो ने आज एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि स्वागत है साथी। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का औपचारिक स्वागत किया है। दोनों के बीच आपसी संपर्क स्थापित हो गया है। मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स यानी कि MOX के पास अब लैंडर मॉड्यूल तक पहुंचने के ज्यादा रास्ते हैं। इसके साथ ही इसरो अब अपने लैंडर मॉड्यूल विक्रम से जुड़ी आखिरी दौर की चेकिंग में जुट गया है। 23 अगस्त को शाम 5:45 बजे विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में अपने निर्धारित क्षेत्र में उतरने की शुरुआत करेगा, और सब कुछ ठीक रहा तो करीब 6:04 पर चांद की सतह पर उतर जाएगा। लेकिन यह अपने आप में बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है। आप देखिए, चंद्रयान 2 यहीं फेल हुआ था। आपको याद होगा, चांद पर उतरने के आखिरी 15 मिनट के समय को चंद्रयान 2 मिशन के उस समय के इसरो के चेयरमैन रहे के सिवन ने 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा था, यानी कि आतंक के 15 मिनट। यानी उस वक्त गड़बड़ी का डर सबसे ज्यादा रहता है। के सिवन बताते हैं कि चांद की सतह पर उतरने के लिए की जो गलती है उसकी लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं उस 15 मिनट में क्या क्या गलत हो सकता है, आपको वो 1 बार 2 बार 3 बार एक एक नट बोल्ट पुर्जा उस सब के फेल हो जाने की गुंजाइश के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी। आइए सुनते हैं। When the lander starts its travel from the orbit, it is something like about 2 km/s velocity, and this velocity has to be reduced and to 0, and that also that zero should be when the lander is reaching the surface of the moon. The zero cannot be above or
or 0 cannot be lower. So it exactly should match with the when it is reaching the surface of the moon. At that time, this velocity also should be 0. And this is the most critical and crucial action. जानने की बात यह है कि चाहे विक्रम लैंडर हो, चाहे चंद्रयान हो या जीवन हो, अगर आप अपनी पिछली गलतियों से सीख रहे हैं तो वो गलतियां नहीं है, अनुभव है। पिछली गलतियों से इस बार काफी कुछ सीखा गया है। इसलिए उम्मीद है कि अंत में उन 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी कि आतंक के 15 मिनट में इसरो बहुत ही कामयाबी से संभाल लेगा। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड। इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से 19 अगस्त को ली गई चांद के दूसरे छोर की सतह की तस्वीरों को आज जारी किया। चांद का यह आधा हिस्सा धरती से कभी दिखाई नहीं देता है। ये तस्वीरें लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी कि LHDAC से ली गई। यह कैमरा विक्रम लैंडर के उतरने के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक सुरक्षित जगह तलाश रहा है जहां बड़ी चट्टानें या गहरी खाइयां ना हो। अब आप सोचिए, जो कैमरा लगाए वो धीरे धीरे पहले वो सतह की मैपिंग करता है कि कहीं मुझे एक समतल धरती मिल जाए, कहीं एक इस तरीके की जगह मिल जाए जहां मैं धीरे से लैंड करूं, कोई गड्ढा ना मिल जाए, टेढ़ी मेढ़ी जगह ना मिल जाए। और ये सब चीजें हैं जो ये हम धरती से नहीं देख पाते। इस कैमरे में इसरो के स्पेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन सेंटर ने ये इसको तैयार किया। इसी इलाके की कई तस्वीरें चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी भेज चुका है। यानी कि अब आप सोचिए, उस मिशन जो कि वो मिशन पूरा नहीं हो पाया था चंद्रयान 2, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे अब सीख मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रयान 3 जा रहा है। विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यहीं कहीं पहले से तय इलाके में उतरना है। इस बार लैंडर के उतरने के संभावित इलाके को काफी बड़ा रखा गया है। विक्रम लैंडर 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर के इलाके में कहीं सुरक्षित जगह उतरेगा, खुद तय करेगा अपने सेंसर से। चंद्रयान 2 के दौरान यह एरिया बहुत ही कम था, यानी कि 500 मीटर बाय 500 मीटर रखा गया था। अब की उसको बड़ा कर दिया है, यानी कि गलती की गुंजाइश और कम हो गई। चंद्रयान 2 और 3 के बीच में चंद्रयान 2 का जो उड़ान है, जो स्पेसक्राफ्ट है, जो अभी भी चंद्रमा के चक्र काट रहा है, उसने बहुत सारी तस्वीरें खींची हैं लैंडिंग जहां पे होना है उस जगह की। तो उस जगह के बारे में पूरी जानकारी है। अब कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे पत्थर हैं इत्यादि, वो सब उस लैंडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी लोड कर दिए गए हैं। तो अब मेरे ख्याल से काफी जो चुनौतियां होंगी उसके लिए अब प्रावधान है कि उसको अवॉइड करते हुए लैंडिंग होगा। तो जिस वक्त विक्रम लैंडर यहां उतर रहा होगा, चांद के उस छोर पर दिन शुरू हो रहा होगा। चांद पर एक दिन धरती पर हमारे 14 दिन के बराबर होता है जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ के मुताबिक हम चाहते हैं कि लैंडिंग उस समय हो जब चांद पर सूरज उगा रहे, ताकि हमें धरती के 14 से 15 दिनों के बराबर रोशनी का समय मिल जाए। अगर चांद पर सूरज उगने के 1-2 दिन के अंदर लैंडिंग किसी वजह से नहीं हो पाती है, तो हम 1 महीने और इंतजार करेंगे और सितंबर में तब लैंडिंग करेंगे जब वहां फिर से दिन शुरू हो रहा हो। विक्रम लैंडर और उसके अंदर भेजे गए प्रज्ञान रोवर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो कम से कम चांद के 1 दिन यानी कि हमारे 14 दिन तक सूरज की रोशनी से ऊर्जा हासिल करके अपना काम कर पाए। क्या है उसमें, वो सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो अगर वो 1 दिन की रोशनी पाएगा यानी कि अर्थ के 14 दिन तक रोशनी मिलेगी, यानी कि उसको पावर मिलेगी, फिर वो डेटा भेजता रहेगा। तो यहां हमको ये फायदा हो जाएगा। सूरज डूबने के साथ ही लैंडर और रोवर के काम करने के लिए पावर नहीं मिल पाएगी और उन पर लगे सभी उपकरण काम करना बंद कर देंगे। लेकिन परीक्षणों के मुताबिक ऐसी संभावनाएं हैं कि चांद पर जब फिर दिन होगा तो इन पर लगी बैटरी उसकी रोशनी से फिर चार्ज हो जाएंगी और उपकरण फिर से काम करने लगेंगे। अगर ऐसा होता है तो चांद पर काम के लिए 14 दिन और मिल जाएंगे।
आपको याद होगा कि भारत के चंद्रयान-1 मिशन के तहत भारत ही सबसे पहले यह पता लगाया था कि चांद की सतह पर पानी है और उसके सबसे ज्यादा होने की गुंजाइश चांद के दक्षिण ध्रुव पर ही। हमने 2008-2009 में चांद्रयान-1 का परीक्षण किया था। उसके जरिए हमें वहां पे पानी है ये पता चल गया था। जैसा पानी आप और हम पीते हैं वैसे मात्रा में नहीं है, वो एक फ्रोजन मात्रा में होने की संभावना उस समय जताई गई थी। तो उसके बाद भारत ने यह तय किया कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मून सरफेस के ऊपर पानी मिलने की साउथ जोन है, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है कि जहां पे सूर्य की किरण नहीं पहुंचती। इसीलिए वेपराइजेशन के कारण पानी निकल जाने की संभावना बहुत कम है। किसी भी फ्रोजन फॉर्म में वहां पे पानी हो सकता है। तो इसलिए भारत ने 2019 का मिशन इसको मद्देनजर हुए रखते हुए पूरा डिजाइन किया था। विक्रम लैंडर के उतरने के साथ ही प्रज्ञान रोवर उससे बाहर निकलकर चांद की सतह पर चलना शुरू कर देगा। जैसे कि आप वो देख रहे हैं आगे छोटी सी गाड़ी जैसी जो बनी है, वो लैंडर आएगा और उसके बाद फिर उसमें से वो रोवर निकलेगा और छोटे छोटे उसके पहिए हैं वो ऐसे आगे करके निकल जाएगा। अभी थोड़ी देर में आप टीवी पर भी देखेंगे। लैंडर पर लगा कैमरा उस ऐतिहासिक क्षण को कैद करेगा। प्रज्ञान रोवर पर ऐसे कैमरे लगे हैं जो उसे आगे बढ़ते वक्त किसी भी बाधा से बचकर चलने में मदद करेंगे। चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के लिए चंद्रयान-3 के अभी तक के सभी चरण कामयाबी के साथ पूरे हो चुके हैं। इसको कहते हैं प्रज्ञान रोवर, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा के करीब लाने के बाद बीते गुरुवार को उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर को अलग कर दिया गया और सोमवार शाम 5:20 से इसरो लैंडिंग की प्रक्रिया को लाइव टेलीकास्ट करेगा, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या हो रहा है, कैसे वो नीचे जा रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल कई साल तक चांद का चक्कर लगाता रहेगा और उस पर रखा पेलोड, जिसे स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी कि शेप SHAPE के तौर पर जाना जाता है, वो धरती से जुड़े कई अध्ययन करता रहे। यानी कि एक स्टेज का काम लगातार हो ही रहा। चांद पर उतरने के साथ ही विक्रम लैंडर पर रखे पेलोड यानी कि उपकरण सक्रिय हो जाएंगे, उसको पेलोड कहते हैं। इनमें शामिल है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि CHASTE चेस्ट, जो तापमान और थर्मल कंडक्टिविटी को मापेगा कि कितना वहां तापमान है, कितने डिग्री वहां पर तापमान है। दूसरा पेलोड है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीज्मिक एक्टिविटी ILSA, जो चांद पर लैंडिंग के आसपास भूकंपीय गतिविधियों को मापने का काम करेगा। इसके अलावा रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि RAMBHA रंभा, जो चांद पर गैस और प्लाज्मा का अध्ययन करेगा। आप देखिए एक साथ कितने सारे काम होंगे और इन सब की तैयारी बहुत समय से की जा रही है। नासा का उपकरण, इसरो का है लेकिन नासा का भी उपकरण लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे चांद पर लूनर लेजर का अध्ययन करेगा। दूसरी ओर प्रज्ञान रोवर में लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि LIBS उतरने की जगह पर एलिमेंट्स का पता लगाएंगे कि भाई ये जो हम जहां उतरे ये क्या चीज है जिस पर हम उतरे हैं, ये जो मिट्टी है ये किस तरीके की मिट्टी है, वो एलिमेंट्स क्या हैं, उनका अध्ययन करके वापस भेजे। अब बस इंतजार है तो चांद पर उतरने की एक सटीक जगह का। जैसे प्लेन होता है ना, वो रनवे पे उतरता है, ऐसे ही तो कहीं नहीं उतर जाएगा। हेलीकॉप्टर एक निर्धारित जगह पर उतरता है, उसी तरीके से ये खुद डिटेक्ट करेगा एक एरिया में कि मैं कहां उतरूं जहां समतल हो हिसाब किताब। और उस पर उतरने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया एक जगह ढूंढे, और ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। नहीं ऐसा ना हो टेढ़ा मेढ़ा उतर जाए, टेढ़ा मेढ़ा उतरेगा तो फिर वो प्रज्ञान रोवर को दिक्कत होगी। ये ढूंढना बहुत जरूरी है। ये चंद्रयान-2 के टाइम पे भी ये सब बातें हो रही थी। चंद्रयान-3 पर दुनिया की दिलचस्पी कुछ इसलिए भी अब ज्यादा बढ़ गई है कि इसी शनिवार को रूस का मून मिशन लूना 25 ये नाकाम हो गया, फेल हो गया। उसे आज के ही दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था,
लेकिन उससे पहले ही शनिवार को उसका रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस से संपर्क टूट गया और वो चांद की सतह पर क्रैश हो गया चंद्रयान 2 की तरह। और इसके साथ ही 47 साल बाद फिर चांद पर जाने का रूस का सपना नाकाम हो गया। 47 साल पहले सोवियत संघ के दौर पर रूस का अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत ही कारगर था, लेकिन सोवियत संघ के टूटने और रूस की अर्थव्यवस्था के बिगड़ने का असर उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम पर भी दिखा। वहां और समस्याएं हो रही थी, कहां वो लूनर और सोलर करते, इस चक्कर में उन्होंने रोक दिया। वैसे जाते जाते एक बात आपको यह भी बता दूं कि चांद की सतह पर भारत ने 2008 में ही अपनी छाप छोड़ दी। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर से मून इंपैक्ट प्रोब अलग हुआ था और उसे बड़े ही नियंत्रित तरीके से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गिरा दिया गया। मून इंपैक्ट प्रोब पर भारत के तिरंगे का रंग था, तो तिरंगा तो चांद की सतह पर 15 साल पहले ही पहुंच चुका है और उसके साथ ही इसरो चांद की सतह पर पहुंचने वाली दुनिया की 5वीं अंतरिक्ष एजेंसी हो गया। अब बस इतना ही है कि नियंत्रित तरीके से लैंडर और ऑर्बिटर को चांद की सतह पर उतारना है ताकि वो अगले कई दिनों तक वहां और ज्यादा वैज्ञानिक अध्ययन कर सके और पूरा देश चौकन्ना होकर के इस लम्हे को अगले 2 दिन तक देखता रहेगा और इंतजार करेगा। 15 आतंक के 15 मिनट भी पूरा देश देखेगा।